हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं गौरांग अग्रवाल। आपको करवाने वाला हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसे कैसे मैनेज किया जाता है, और हमें क्रॉप को प्रोड्यूस और मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप पढ़ने वाले हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। और ऐसी हम कई चीजें पढ़ने वाले हैं। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि वो फूड हम तक पहुंचता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Paheli and Buzu went to their uncle house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो जो पहले और बूजू थे, वो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन में। उनके अंकल एक फार्मर थे, तो उन्होंने वहां पे कुछ टूल्स देखे। जैसे उन्होंने खुरपी देखा उनके पास, सिकल देखा, शॉवल देखा, प्लाव देखा उनकी फील्ड में, जिससे उन्होंने देखा कि उनके पास कई सारे टूल्स हैं। तो उन्होंने सोचा इन टूल्स का यूज क्या है। तो अब हम आगे इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ये टूल्स किस चीज से रिलेटेड होते हैं, आखिर इन टूल्स का क्या यूज है, ये कैसे कैसे इन टूल्स को यूज किया जाता है। और हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। You have learned that all organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर ऑर्गेनिम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। और हम रिकॉल भी कर सकते हैं, जहां तक है आपको याद होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिससे वो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल में जितने भी न्यूट्रिशिएंट्स हैं, उन सबको गेन करके अपना फूड तैयार करते हैं। और वो जो फूड बनाते हैं उसी को फिर अपनी एनर्जी गेन करने के लिए उसी फूड को खाते हैं। मतलब आप देखिए, उनकी लीव्स खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं उनके। तो जो फूड उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए बनाया, उसी ग्रोथ से बने उनके स्ट्रक्चर को हम खाते हैं। ओके। एनिमल्स ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हम किस पे डिपेंड रहते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। और सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो हम और ये एनिमल्स कहाँ से अपना फूड पाते हैं? ऑफ कोर्स हम अपना फूड प्लांट से ही पाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट। अच्छा, एक मिनट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही तो ये उठता है, हमें फूड खाने की जरूरत ही क्या है? हम डायरेक्ट भी तो न्यूट्रिशंस खा सकते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, चॉकलेट होती है। आप चॉकलेट किससे बनती है? कोकोमीन से बनती है। लेकिन आप कोकोमीन्स को डायरेक्ट तो खा नहीं सकते। आपको ना तो टेस्ट आएगा उसमें, ना वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप उन्हें आराम से खा सकें, ना वो आपको ज्यादा झिलेंगी। इसलिए पहले उसे तैयार करना पड़ता है। पहले हम उसे चॉकलेट में बदलते हैं, उसे बनाते हैं चॉकलेट, और उसके बाद ही हम उसे खाते हैं। इसी तरीके से हम डायरेक्ट न्यूट्रिशियंट्स को भी नहीं खा सकते। न्यूट्रिशियंट्स एक यूजुअल फॉर्म में नहीं होते हमारे लिए। ओके। जैसे आपने देखा होगा, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर में से कंज्यूम नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम भी डायरेक्ट न्यूट्रिशंट्स को नहीं खा सकते। हमें पहले फूड लेना होगा, तभी हम अपने न्यूट्रिशंट्स को गेन कर पाएंगे। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी है, जो हम फूड से मिलती है, वो हम डिफरेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के, डिफरेंट अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा, इस पर डाइजेशन लिखा है, रेस्पिरेशन लिखा है, एक्सक्रीशन लिखा है। नॉर्मल हमें जितनी भी लाइफ प्रोसेस में जो भी हम वर्क करते हैं, वो सब हमें इसी न्यूट्रिशन से ही, जितना भी न्यूट्रिशन हम यूटिलाइज करते हैं, जितनी भी एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है, वो सारी इन्हीं चीजों में यूज होती है। और हम अपना फूड या तो प्लांट से पाते हैं, या फिर एनिमल से, या फिर दोनों से। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। ओके। In order to provide food for a larger population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब देखिए, हमारी कंट्री में इतनी लार्ज पॉपुलेशन है। अभी इतनी लार्ज पॉपुलेशन तक फूड पहुंचाना आसान तो है नहीं। तो इस लार्ज पॉपुलेशन तक फूड पहुंचाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, रेगुलर प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे फूड की बहुत कमी हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम पढ़ते हैं, ओके। टिल 10,000 BC people were nomadic. They were venturing in groups from place to place in search of food and shelter. तो देखिए जो 10,000 BC तक जो लोग थे वो नोमैडिक होते हैं। नोमैडिक मतलब वो फूड और शेल्टर वाटर हर जहाँ भी उन्हें अच्छी लोकेशन मिलती थी वहां पर पहले वो रुक जाते थे। अब देखा उन्होंने कि यहाँ पर पेड़ से जितने भी उन्हें फ्रूट्स मिल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, वहां पर पानी भी सूख रहा है वहां पर, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो फिर वो फिर से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वहां पर पड़ेगी ऐसे, फिर वहां पर ऐसा ही होगा कि वहां पर गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ठंड पड़ने लगी, तो फिर वो वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहते थे, उन्हीं को हम बोलते हैं नोमैडिक। तो वो फूड और शेल्टर के सर्च में शिफ्ट होते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। दे ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. तो वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, मतलब वो पकाते कुछ नहीं थे, ना वो सब्जियां पकाते थे, ना वो कुछ करते थे, ना वो खेती करते थे। जहाँ भी उन्हें फ्रूट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते थे पेड़ों से भी हुए, वो उन्हें डायरेक्ट खा जाते थे, और एनिमल्स को भी हंट करते थे फूड के लिए। later they could cultivate and produce rice. फिर they could cultivate land, फिर उन्होंने बाद में सीखा कि वो लैंड को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, राइस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब आटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसी अदर क्रॉप्स भी फूड क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपना खाना खाने के लिए उन्होंने सीखा कि वो मेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिलेट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा ये वर्ल्ड कौन सा वर्ड एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। तो एग्रीकल्चर कैसे बना हुआ हमें इस स्टोरी में पता चला कि एग्रीकल्चर कैसे बना, हमने कैसे क्रॉप्स की ग्रोथ करना शुरू किया, ओके। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो आपको यहाँ पे क्रॉप की डेफिनेशन मिल गई कि जब एक ही टाइप के प्लांट्स एक ही जगह बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं उन्हें हम? क्रॉप बोलते हैं। Okay, for example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. क्या? जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि अगर एक क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है, क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब ये होगा कि एक बड़ी सी फील्ड में जितने भी प्लांट्स ग्रो हुए होंगे वो सब व्हीट के ही होंगे। व्हीट मतलब आटा। You already know that crops of different types like cereals, vegetables and fruits are grown. तो हम जानते हैं कि जो सीरियल्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो हम इन्हें मतलब हम इन्हें कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अलग अलग सीजन्स के बिहाफ पर, अलग अलग टेम्परेचर के बिहाफ पर, कि यहाँ पर जो क्रॉप इस टेम्परेचर और सीजन में उगती है उन्हें हम ये वाली क्रॉप बोलते हैं, और जो इसमें उगती है उन्हें हम ये वाली क्रॉप कहते हैं। तो इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो क्या होता है, ये जो हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं, आपको अलग अलग टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलती है, और जो रेनफॉल देखने के लिए मिलती है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती है, जिससे क्या होता है हमारी अलग अलग क्रॉप्स पर असर पड़ता है। कि जब आप देखेंगे तो केरल में हमेशा गर्मी रहती है, तो वहां पर आपको कोई और क्रॉप्स ग्रो होती हुई मिलेंगी, और आप जम्मू कश्मीर में आएंगे तो वहां पर ठंडी भी रहती है, गर्मी भी रहती है, तो आपको वहां पर भी अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स मिलेंगे। वैसे जम्मू कश्मीर में तो टेम्परेचर ज्यादा तो लो रहता है, लेकिन तब भी समर टाइम थोड़ा हाई रहता है, नॉर्मली रहता है, ज्यादा भी ठंडा नहीं होता है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. तो अलग अलग हमारे इतने बड़े कंट्री में अलग अलग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं अलग अलग रीजन्स में। Despite this diversity, two broad क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो हम इन अलग अलग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग क्रॉप्स उगती हैं, हम उन्हें दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप होती हैं जो हो कब उगती हैं, जो रेनी सीजन में उगती हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मीट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स की आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, और रेनी सीजन कब से शुरू होता है इंडिया में, जून टू सितंबर चलता है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, देखिए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स होती हैं। जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप्स,
द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, कब से, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard, and linseed. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो देखिए आपको यहाँ रबी क्रॉप्स की भी डेफिनेशन मिल गई। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, उन्हें हम रबी क्रॉप्स ही कहते हैं। और रबी क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स रेनी सीजन में, सॉरी, विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। और विंटर सीजन कब शुरू होता है हमारे इंडिया में, अक्टूबर टू मार्च। और इनके एग्जांपल्स क्या हो गए, हमारे बीट हो गए, ग्राम हो गए, पी हो गए, मस्टर्ड हो गया और लिनसीड हो गया। और समर सीजन की बात करें तो उसमें पल्सेस और वेजिटेबल्स वगैरह उगाई जाती हैं। लेकिन इस समय हमारे सिलेबस में ओनली खारिफ और रबी क्रॉप्स है, तो हम इनके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो वो जो पैडी है वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाती विंटर सीजन में क्योंकि उसमें बहुत सारा वाटर की नीड होती है, वो उससे ज्यादा वाटर की नीड होती है। और वाटर उन्हें रेनी सीजन में अवेलेबल रहता है। देखिए आपको यहाँ पर नीचे आंसर इन्होंने भी दे दिया है, पैडी रिक्वायर्स a lot of water therefore it is grown only in the rainy season। इसलिए रेनी सीजन में पानी ज्यादा होता है, इसलिए वो रेनी सीजन में ही उगती है। चलिए हम पहले बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। अब ये जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, इसमें कुछ सेवरल एक्टिविटीज की जाती हैं जो फार्मर्स करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोस कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो और ऑर्नामेंट प्लांट्स इन योर हाउस। तो आपने देखा होगा, अब जो हम आगे एक्टिविटीज पढ़ेंगे, ज्यादातर हम भी अपने घर पर जब ये कोई प्लांट्स उगाते हैं या फिर जो गार्डनर वगैरह होते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा, वो भी सेम प्रोसेस ही फॉलो करते हैं उन प्लांट्स को ग्रो करने में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। These activities of task are referred to as agriculture practices which are listed below। तो ये जितनी भी उन्हें टास्क करने होते हैं, उन्हें जितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं एक क्रॉप को ग्रो करने में, स्टेप बाय स्टेप जो भी वो चीजें करते हैं उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। और यही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमें देखिए नीचे लिस्ट में दे दी गई हैं। फिर जैसे का फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है हमारा सोइंग, थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है हमारा इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग और सेवंथ है स्टोरिंग। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मतलब आपको सॉइल को तैयार करना है। सॉइल ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज्यादा ढीला होना चाहिए, ना बिल्कुल वेट होना चाहिए। सोइंग तरीके से करनी चाहिए, सीड्स को दूरी दूरी पर सो करना चाहिए, ज्यादा पास नहीं करना चाहिए। लैंड को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और सही तरीके से सीड्स सो करने चाहिए। फिर हमें रेगुलर मैन्योर फर्टिलाइजर्स मतलब खाद ऐड करती रहनी चाहिए ताकि हम उसे न्यूट्रिशंस मिलते रहें। इरिगेशन मतलब हमें सिंचाई करती रहनी चाहिए। और प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, जो वाइल्ड प्लांट्स बीच में उग जाते हैं ना प्लांट्स के, क्रॉप के, उन्हें हटाना चाहिए। और हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रेगुलर कट करते रहना चाहिए प्लांट्स को जब वो बन जाते हैं, और उन्हें सही तरीके से स्टोरेज करना चाहिए। किस किस टाइप की क्रॉप होती हैं और क्या क्या हमें स्टेप्स करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हमारा होता है पहला स्टेप एक क्रॉप को ग्रो करने में। चलिए शुरू करते हैं उसी के साथ हमारी वीडियो। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। तो जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें सबसे पहले स्टेप ही होता है कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क में क्या होता है, हमें अपनी सॉइल को टर्न करना होता है और लूजिंग करना होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा जो सॉइल है वो बहुत टाइट हो जाता है, बंजर हो जाती है जमीन। तो उस जमीन को सही करने के लिए हमें सॉइल को ऊपर नीचे करना पड़ता है, जिससे जो नीचे वाली फर्टाइल सॉइल होती है वो ऊपर आती है, और जो ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल होती है वो नीचे जाती है, मतलब बंजर जमीन होती है वो नीचे जाती है। और सॉइल को लूज करना पड़ता है। लूज मतलब जो सॉइल एकदम टाइट टाइट हो रही थी ना, पिची पिची, उसके अंदर उसके बीच में गैप लाना होता है, उसे लूज करना होता है, जिससे उसके अंदर एयर पार्टिकल्स आ सके और जो हमारे रूट्स हैं वो उस एयर को यूज कर पाए। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या अलाउ करता है, आपके रूट्स को अंदर तक जाने में, सॉइल में डीप जाने में। अगर आपकी सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, नहीं बंजर होगी या फिर टाइट होगी, तो आपकी जो रूट्स हैं वो इतनी टाइट सॉइल में घुस नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करने से पहले ही
टूट जाएंगी। इसलिए सब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है और सबसे पहला स्टेप इसी वजह से ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। ठीक है। The losing soil allows the roots to breathe easily when they go deep into the soil. Why does the losing of soil allow the roots to breathe easily? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, पहले हमें पहली लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो द जो लूज सॉइल होता है वो रूट्स को अलाउ करता है ब्रीथ करने में, जबकि वो सॉइल के बहुत अंदर तक चली जाती है रूट्स, लेकिन तब भी उन्हें एयर मिल पाए उसे ये अलाउ करता है। मैंने भी आपको बताया था कि सॉइल को लूज करने से उसके बीच में एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे, सॉइल दूर दूर हो जाएगी, उसके अंदर या तो वाटर भर जाएगा या फिर एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो और वो ही एयर पार्टिकल्स प्लांट की रूट ब्रीथ करेगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। Why does the losing of soil allows the roots to breathe easily? जो हमारी losing of soil होती है वो क्यों अलाउ करती है रूट्स को इजीली ब्रीथ करने में? चलिए पढ़ते हैं। ओके, द लूजिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। ओके, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो ये लूजिंग सॉइल होती है ये अर्थवॉर्म माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करती है एक सॉइल में। These organisms are the friends of the farmers, they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो ये क्या होता है, जो लूजिंग सॉइल होती है हमारी उसमें क्या होता है, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स ग्रो कर पाते हैं सॉइल में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो जब उसके बीच में एयर पार्टिकल्स आ गए लूजिंग सॉइल में, तो उन्हें एयर मिल रही है, उन्हें फूड मिल रहा है, तो उन्हें न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। तो जो वो जितनी भी अर्थवॉर्म्स अगर होंगे उन्हें जब उनके मतलब के सारे न्यूट्रिशंस एयर वगैरह मिलेगी तो वो उस जगह ग्रो करेंगे। उन्हें मिट्टी भी फर्टाइल मिल रही है, आपने ज्यादातर देखा होगा अर्थवॉर्म्स तो मिट्टी में ग्रो करते हैं। तो इसी वजह से ये अर्थवॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिम्स होते हैं फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो जब ये चलते हैं ना तो ये ऊपर नीचे हो के चलते हैं, कि पहले अपना ऊपर वाला पार्ट उठाएंगे, फिर नीचे वाला रखेंगे, फिर अपना ऊपर वाला वो नीचे घेर देंगे, मतलब आगे वाला घेर देंगे, फिर पीछे वाला उठा लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारा अर्थवॉर्म होता है वो तरीके से काम करता है, मतलब ऐसे ऐसे चलता है कि जो हमारी सॉइल होती है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। हमारी सॉइल वो ऊपर नीचे होगी तो इससे फार्मर्स को हेल्प मिलती है। उन्हें मतलब थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है किस चीज में, जो वो होती है ना हमारी सॉइल को, भी मैंने आपको बताया है कि सॉइल को लूज करने में, ऊपर नीचे करने में, टर्न करने में वो उन्हें हेल्प मिलती है फार्मर्स को। बट वाई द सॉइल, और वो ह्यूमस भी देते हैं कैसे? क्योंकि वो जो इतना भी हम ऑर्गेनिक मैटर खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में उसमें मिलाते हैं वो उसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड होता है। ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूज, लेकिन सॉइल को क्या नीड है टर्न और लूज होने की? अब हम इस चैप्टर में आगे यही हम अब पढ़ने वाले हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेन्स। तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि जो हमारी सॉइल होता है उसमें मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, एयर भी होता है और कई सारे लिविंग ऑर्गेन्स भी होते हैं। सॉइल में कई प्रकार की कई चीजें हमें मिलती हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेन, और एडिशन में भी मतलब हमें और अगर हम बात करें तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकेइंग मैटर जो होता है हमारा वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल के ही ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, इस टाइप के एनिमल्स ही उसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। In this way, various nutrients in the organs are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. तो इसी प्रकार से जब वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो न्यू हमें सॉइल को, हमारा जो सॉइल होता है उसे जितनी भी हमने उसमें खाद वाद डाली, मतलब तो वो सारी ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी, जितना भी हमने उसमें मैन्योर ऐड किया, फिर जब वो ह्यूमस में ऐड हो जाएगी तो वो न्यूट्रिशेंट रिच हो जाएगा। जब न्यूट्रिशन तो सॉइल मतलब सॉइल उसके न्यूट्रिशंस को गेन कर पाएगा। जब प्लांट होगा तो प्लांट ह्यूमस के न्यूट्रिशंस को कंज्यूम कर लेगा, प्लांट उन न्यूट्रिशंस को कंज्यूम कर लेगा तो उस ह्यूमस से तो न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे। ह्यूमस आपका मिट्टी में बदल गया पूरी तरीके से, और जो आपके न्यूट्रिशंस है वो भी प्लांट ने यूज कर लिए। ठीक है। since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, लेकिन कुछ ही सेंटीमीटर तक टॉप लेयर के, ज्यादा अंदर नहीं, कुछ ही सेंटीमीटर तक जो हमारी टॉप लेयर होती है सॉइल की वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है।
or turning or losing the soil brings the nutrition rich soil to the top so that plants can use the nutrition. तो इसी वजह से हमें उसे उसे टर्न और डाउन करना पड़ता है, टर्न अप एंड टर्न डाउन, जिससे जो न्यूट्रिशन रिच सॉइल होता है नीचे वाला वो ऊपर आ जाता है, और जो न्यूट्रिशंस नॉट रिच होता है तो हाँ ठीक है वो नीचे पहुंच जाता है, और बाद में सारे वो न्यूट्रिशन जितने भी रिच होते हैं नीचे फिर से न्यूट्रिशन मिलते हैं उन्हें, हम खाद डालते हैं तो उससे वो दोबारा न्यूट्रिशन रिच होता आता है सॉइल, तो वो फिर से ऊपर आ जाता है, तो इसी तरीके से हमें ये करना होता है। Thus, turning and losing the soil is very important for the cultivation of crops. इसलिए ही turning और losing बहुत ज़्यादा important होती है cultivation of crops के लिए. The process of losing and turning the soil is called tilling or plugging. This is done using by plow. ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी प्रोसेस होती है लूज और टर्न करने की सॉइल को, ऊपर नीचे करने की सॉइल को, उसे हम टिलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। और ये किससे की जाती है, ये प्लो से की जाती है, प्लो। ओके, प्लस प्लो प्लाउ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। अब ये जो प्लाउ होते हैं ये वुड या आयरन के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, आपका सॉइल बहुत ही ड्राई है, बहुत ज्यादा बंजर हो चुकी है आपकी जमीन, तो उसमें आपको प्लोइंग से पहले वाटर भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, the plow field may have big clumps of soil called crumbs. अब जो हम जब उन्हें प्लो कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक ही साइड बड़े बड़े क्लम्स पत्थर से आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रम्स कहते हैं। मोटे मोटे वो पत्थर से नहीं होते हैं, तो मिट्टी की गांठें से बनी आती हैं, तो इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। और सॉइल को फर्टाइल बनाने का, अगर वो इतने टाइट टाइट वो रहेंगे पत्थर से, तो उनमें क्या होगा, हमारी रूट्स ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो उन्हें पहले क्रश करना पड़ता है, उन्हें पहले तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है उन क्रम्स को प्लोइंग के बीच में ही। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और लेवल करना फील्ड को ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, सोइंग के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी, क्योंकि लेवलिंग का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि ये वाली जमीन हमारी ऊंची हो रही है और ये वाली छोटी हो रही है, तो इससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उन्हें वैसी दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, चलिए, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो सोइंग और इरिगेशन दोनों के लिए ही लेवलिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और जो लेवलिंग होती है हमारी सॉइल की, वो किसकी मदद से की जाती है, वो लेवलर की मदद से ही की जाती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मैन्योर को भी टिलिंग से पहले ही ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल moistened before sowing. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो कभी कभी हम मैन्योर क्या करते हैं, हम सॉइल को टिलिंग से पहले डाल देते हैं, मतलब प्लोइंग से पहले हम सॉइल में मैन्योर ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, मैन्योर फर्टिलाइजर दोनों ही ऐड कर देते हैं ज्यादातर। उससे क्या होता है, जब हम ऊपर नीचे करते हैं सॉइल को, तो उससे जो मैन्योर फर्टिलाइजर होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है सारे मिट्टी में, और हमें बार बार एक साथ मतलब मिक्स करने की आगे चल के नीड नहीं पड़ती। हम एक साथ ही उससे इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है वो सॉइल कि वो पूरे सॉइल में मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि ऊपर ज्यादा सॉइल और नीचे, मतलब ऊपर तो ज्यादा तो मैन्योर और नीचे कुछ है ही नहीं, ना ज्यादा फर्टिलाइजर है, तो नीचे न्यूट्रिशन है ही नहीं, और प्लांट में ऊपर ही न्यूट्रिशन भर रहे हैं सॉइल के बिल्कुल टॉप लेयर पर। ठीक है, तो सॉइल को कभी कभी सोइंग से पहले, मतलब सॉइल को पहले मॉइस्ट किया जाता है सोइंग से पहले, ताकि वो जो सॉइल है उसमें अच्छे से मिट्टी में प्लांट ग्रो कर पाए। ठीक है, अब है हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। क्या है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, हम इसमें पढ़ेंगे कि किन किन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब क्या क्या मशीन यूज करते हैं हम लोग प्लोइंग और टिलिंग करने के लिए। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में देखिए क्या लिखा है, बिफोर सोइंग द सोइल सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड। तो एक सीड्स को ग्रो करने से पहले नेसेसरी होता है सॉइल के क्रम्स को तोड़ना, ताकि बेटर यील्ड हम पा सकें। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये किसकी मदद से किया जाता है, वेरियस टूल्स की मदद से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर द पर्पसेस आर प्लाउ, हो, कल्टीवेटर। अब इसके लिए मेन टूल्स क्या यूज होते हैं, प्लाउ यूज होता है, हो यूज होता है, कल्टीवेटर यूज होता है। ये तीन ही सबसे ज्यादा इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। देखिए ये हमारा प्लाउ होता है, ठीक है, ये ऐसे चलाया जाता है, इसे दो गाय या भैंस वगैरह पे रख के
उनके ऊपर ऐसे दो लकड़ी के रखे जाते हैं, और यहाँ पे हमारी लिए हमारा एक वो होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्लो शाफ्ट कहते हैं और प्लो शेयर। ये वाला जो पार्ट होता है उसे तो हम कहते हैं प्लो शाफ्ट, और ये वाला जो पार्ट होता है हम उसे कहते हैं प्लो शेयर। ओके, चलिए। ओहो, यहाँ प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग सॉइल। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है प्लाउ से करना, इस वाले से करना, जो बहुत टाइम से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से टिलिंग करने के लिए सॉइल को, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds एंड टर्निंग द सॉइल। दिस is made of a wood and drawn by pair of bulls or other animals, horses and camels। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं सॉइल की, पहले हम ज्यादातर फर्टिलाइजर से डाल देते हैं, उसके बाद रिमूव कर देते हैं बीड्स वगैरह को। टर्निंग द सॉइल मतलब फर्टिलाइजर्स को भी ऐड कर देता है। उसके बाद जैसे जो बीड्स मतलब क्या होता है, जो वैसे प्लांट में क्या आते हैं जंगली बीच में प्लांट्स के, तो जब हम अपनी प्लो से कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप ऐसे करके कर रहे होंगे तो जितने भी प्लांट्स होंगे यहाँ पे, जो जंगली प्लांट्स उगते होते हैं, उग रहे होते हैं, वो जब आप ऐसे करेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, उनके रूट्स उखड़ जाएंगी। जो उनकी रूट्स प्लांट की रूट सॉरी सॉइल की नहीं अंदर थी, वो रूट्स आ जाएंगी सॉइल के बाहर। तो उससे क्या होगा, हमारे जो वाइल्ड प्लांट्स होंगे उन्हें हम हटा पाएंगे अपनी फील्ड से। ठीक है, अब ये किससे बना होता है, ये जो बना होता है प्लाव, ये वुड से बना एक स्ट्रक्चर होता है, और इसे बुल्स या फिर अदर एनिमल जैसे कि हॉर्स और कैमल्स इसे अपनी तरफ खींचते हैं अपने ऊपर लाद कर। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर की आयरन स्ट्रिप होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लोशेयर। देखिए ये इसे हम बोलते हैं प्लोश, सॉरी इसे हम बोलते हैं प्लोशेयर। ठीक है, और द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाव शाफ्ट। और ये होता है इसका मेन पार्ट, जो इसे भी पकड़े रखता है और इसे भी पकड़े रखता है, ये इसे बोलते हैं हम प्लाव शाफ्ट। दिस देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल होता है एक एंड पर शाफ्ट के, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। देखिए यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसमें हमें ये जिसमें हमारा प्लो शेयर अटका हुआ होता है, जो हमारी मिट्टी को ऊपर नीचे करता है। और एक एंड ऐसा होता है जो हमारी मतलब जिस पर एक वुड की लंबी सी लॉग अटैच होती है, जो बुलॉक्स या फिर बुल्स वगैरह के उस पे रखी होती है हेड के पे। ठीक है, नेक पे, वन पेयर ऑफ द बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाव। ठीक है, तो एक पेयर होना चाहिए बुल्स का और एक होना चाहिए मैन, वो आराम से प्लाव को ऑपरेट कर सकता है, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। द इंडिजिनियस वुड प्लाव इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाव नाउअडेज। लेकिन पहले क्या यूज होता था, पहले हमारे पुराने उसके अकॉर्डिंग वुडन के प्लाव यूज होते थे, लेकिन अब आजकल ये रिप्लेस होते जा रहे हैं, और अब आजकल आयरन प्लाव यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारा हो भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमें प्लो और टिलिंग में हम जिसे यूज करते हैं। देखिए ये रहा। ओके, अब पढ़ते हैं हम हो। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग weeds एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक सिंपल टूल होता है जो किसके लिए यूज किया जाता है, weeds को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने में। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड और आयरन। अब इसमें क्या होता है, लॉन्ग रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की। ये जो एक लॉग होती है ये या तो वुड की बनी होती है, या फिर ये वाली रॉड ये देख रहे हैं ना पतली सी, या फिर आयरन की ही बनी होती है। इस समय आपको आयरन रॉड इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, a strong broad and bent plate of iron fixed in one of it and works like a blade। तो क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड और बेंट प्लेट लगाई जाती है आयरन की, कहाँ पे, इसके वन एंड पे, कहाँ पे, इसके वन एंड पर एक प्लेट लगाई जाती है। देखिए ये स्ट्रांग होती है और वाइड होती है। ठीक है, जो एक ब्लेड की तरह एक्ट करती है। ठीक है, इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, और जब वो एनिमल्स से खींचते हैं
तो उसका ये जो ब्लेड होता है, बेंट प्लेट, ये सॉइल को ऊपर नीचे करती हुई चलती है। ठीक है, कल्टीवेटर। अब हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब क्या हो रहा है आजकल, अभी ये तो इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ी थोड़ी जमीन को करते थे एक से ना, और कितनी मेहनत लगती थी इन्हें आगे बढ़ाना, इन्हें पीछे करना, बुलॉक को, एनिमल्स को पीछे करना, बुल्स को पीछे आगे करना। तो उसी के लिए आजकल अब ट्रैक्टर आने लगे हैं, ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। अब इनमें क्या होता है, इनमें पीछे ही देखिए इतने सारे ब्लेड लग रहे हैं, ये बस इन्हें ट्रैक्टर चलाना है। अब पीछे की जितनी भी जमीन होगी वो ट्रैक्टर के पीछे वाला जो पाल्टी लग रहा है ना, इससे सारी की सारी ऊपर नीचे होती चली जाएगी। इससे लेबर भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, ना एनिमल्स का नहीं यूज, ना हमें खुद उन्हें लेके चलना पड़ रहा, हमें बस ड्राइव करना है। तो ये आजकल ज्यादातर यूज हो रही है, और ये भी हो और उन्हें रिप्लेस करती जा रही है। ठीक है, हो और लोग। तो हमारी वीडियो, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, so 1.4 sowing. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. तो क्या होता है, सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप का प्रोडक्शन करने में, क्योंकि सोइंग का बेसिकली मीनिंग क्या है, सीड्स को बोना। अब अगर सीड्स ही नहीं बोगे तो आप खुद सोचिए कि सीड्स उगेंगे कैसे। ऐसा तो है नहीं कि खुद ही पौधे उग जाते हैं। तो सोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम सब जानते हैं। बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले गुड क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो अच्छी अच्छी वेराइटी के होते हैं। क्योंकि अगर आप बेकार वैरायटी के सोइंग लेंगे, मतलब जो खराब होंगे, तो उनसे खराब ही प्लांट उगेगा, या फिर कई बार ऐसा होगा कि प्लांट उगेगा ही नहीं। तो उससे हमें नुकसान होगा। हमने वो इतने पौधे थे, इतनी जमीन पे बोए थे, लेकिन उगेंगे उसमें से ओनली, मतलब आप मानिए आपने 100 पौधे बोए, 50 पौधे हो गए, या फिर मैं कह रहा हूँ 50 भी नहीं होगी तो 80 हो गए, 20 पौधों को तो नुकसान है ही है ना। फार्मर्स प्रेफर यू टू यूज सीड्स विच गिव हाई। तो फार्मर्स जो होते हैं वो ऐसे सीड्स को यूज करना प्रेफर करते हैं जो हाई यील्ड देते हैं, मतलब ज्यादा जमीन पे, मतलब ज्यादा पौधे देते हैं और ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, अब है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स किया कैसे जाता है, सीड्स को सिलेक्ट भी तो करना पड़ता है कि कौन सा सीड अच्छा उगेगा और कौन सा सीड बेकार उगेगा। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं। आपने घर में भी देखा होगा कि जैसे आपकी मम्मी कई बार क्या करती है, दाल बना रही है, दाल बनाने से पहले वो पानी में उन्हें 15-20 मिनट भिगो के रखती हैं, फिर उन्हें धोती हुई हैं। तो कुछ सीड्स आपने देखे होंगे, जो कुछ सीड्स तो ऊपर आ जाते हैं, मतलब जो कुछ मूंग दाल होती है, कुछ तो ऊपर आ जाते हैं, है ना, और बाकी सब नीचे बैठ जाता है। तो वो ऊपर क्यों आते हैं ऐसा, और जो आपने देखा होगा कि जो आपकी मम्मी होती है, जो ऊपर सीड्स आ गए उन्हें वो तो वो फेंक देती हैं, और जो नीचे थे उन्हें वो खाने में यूज कर लेती हैं। तो अब आप ये अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। ये सीड्स कैसे वाटर पर फ्लो करते हैं, वॉट वुड दूज बी लाइटर और हैवियर देन दूज वुड दे सिंक। तो ऐसा क्या है, क्या ये लाइटर होते हैं जो ये तैरते हैं, और क्या वो हैवियर होते हैं वो जो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, तो वो ऐसा क्यों है, वो इतने लाइटर क्यों होते हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो क्या होता है, जब कोई भी सीड डैमेज हो जाता है तो उसमें या तो कीड़ा ही लगता है ज्यादातर। तो कीड़ा क्या करता है, उसके अंदर जितना भी फूड होता है वो सब खा जाता है। जब सब खा जाता है तो वो उसके अंदर कुछ बचता नहीं है, वो हो जाता है खोखला। क्या कहते हैं, हॉलो कहते हैं खोखले को। तो वो हॉलो हो गया। तो जब वो हॉलो होगा तो वो हल्का भी होगा, क्योंकि उसके अंदर वजन ही नहीं है, अब उसके अंदर अब कुछ है ही नहीं। एयर है, तो एयर का तो आप जानती हैं लाइटर वजन होता है। तो क्या करेगा वो पानी में सिंक तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो लाइटर है, अंदर से खोखला है। तो अब वो तैरेगा। तो यही वजह है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं वाटर पे, इसलिए ही वो लाइटर होते हैं हॉलो होने की वजह से। जिससे गुड मैटर फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड होता है, अच्छा मेथड होता है सेपरेट करने के लिए किसे, गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज वालों में से। ठीक है, इसकी मदद से आप जितनी भी अच्छे सीड्स हैं और डैमेज सीड है आप उसे सेपरेट कर पाते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो सोइंग से पहले आप
का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यही होता है कि आपको उन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए जो सीड्स को शो करने में यूज होते हैं। तब हम यही टूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये रहे। ओके, सबसे पहला है हमारा ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल मतलब पुराने टूल्स जो पहले यूज किए जाते थे। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज shaped like a funnel, or the seeds are filled into the funnel, passed down through two or three pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो क्या होता है, जो टूल्स है ट्रेडिशनल टूल्स, मतलब ट्रेडिशनल तो बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होता था, देखिए ये है एक टाइप का ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या होता था, एक टाइप का फनिल होता था। फनिल मतलब ऐसी वो कोन की शेप में, तो उल्टा सीधा कोन ही कह सकते हो आप, मतलब ऐसा जो कोन होता है ना, इसे हम फनिल कहते हैं। इनमें क्या होता था, फनिल होता था, शेप्ड लाइक ए फनिल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनिल। इसमें बहुत सारे सीड्स डाल दिए जाते थे। किसमें बहुत सारे सीड्स डाल दिए जाते थे? इसमें बहुत सारे सीड्स डाल दिए जाते थे। ठीक है। और जो पास डाउन थ्रू द टू और थ्री पाइप्स हैविंग चार एंड्स। आप देखिए, आप इसमें देखो आपको टू पाइप्स दिख रहे हैं, शायद नहीं, पिक्चर में तो शायद वन ही दे रखा है। तो क्या होता था, जितनी में हमने सीड्स डाले वो सब इस पाइप से में चले गए। वैसे नॉर्मली टू टू थ्री पाइप से मिनिमम होते ही हैं, और कई बार तो 5 to 10 पाइप्स भी एक ही फनिल में लगाए जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता था, इन पाइपों में जितने भी हमने यहाँ पे सीड्स डाले वो सब इन सारे पाइप के अंदर थोड़े थोड़े चले गए। अब क्या होगा, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल। अब जो उनका दूसरा एंड होता है ना, वो सॉइलों में गड़ा होता है। ठीक है। तो एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहां पे जितनी भी सीड्स इन पाइप से गए वो सब फिर सीड्स इन पाइपों की मदद से वहीं पे जाके अटक गए, और हमने इसे निकाल लिया। तो क्या हुआ, जितने भी सीड्स थे वो तो मिट्टी के अंदर चले गए। ठीक है। और हमारा सोइंग की प्रोसेस हो गई। तो पहले हम यही लोग यही चीजें यूज करते थे, और बाकी ये बुल्लॉक्स से अटैच होता था, ये लकड़ियां वगैरह रख के। और ये जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, हाँ, बुल, ये ना खींच खींच के पूरे उसमें फैला देते थे, और हम ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी डालते रहते थे, तो पूरे फार्म में सीड्स उग जाते थे। ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल इन चीजों को फॉलो नहीं करा जा रहा। आजकल सीड ड्रिल यूज हो रही है। ठीक है। नाउ डे, अब हम हमारा अगला है सीड ड्रिल, तो हम इसे पढ़ते हैं पहले। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो आजकल क्या हो रहा है, सीड ड्रिल यूज करी जा रही है सोइंग के प्रोसेस के लिए, जो ट्रैक्टर्स की मदद से की जाती है। दिस सोज द सीड्स एंड यूनिफॉर्मली एट इक्वल स्टैंड एंड डेप्थ। तो ये क्या होता है, ये जो सीड ड्रिल है, ये इस तरीके से सीड्स को बोती है कि वो इक्वल डिस्टेंस पर बोई जाती हैं, इक्वल डेप्थ पे बो जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ तीन चार सीड्स बो गए, और या फिर और एक को फिर 10 सेंटीमीटर 15-20 सेंटीमीटर तो कोई भी सीड नहीं बोया। इसमें ऐसी दिक्कतें नहीं आती। ठीक है। इट ensures the seed get covered by soil after sowing। ये इस तरीके से करती, एंश्योर करती है, मतलब इस तरीके से कंफर्म करती है कि उसके बाद सीड जो है ऊपर से सॉइल से कवर हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि सीड ऊपर ही ऊपर डल गया, वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो उसके बाद ये क्या हेल्प करता है, जब ये ऊपर कोई सीड नहीं दिखेगा तो हमारी जो बर्ड्स वगैरह, ये जो पंछी पंछी आते हैं, ये उसे हाथ नहीं लगा पाएंगे और ना ही उसे खा पाएंगे। तो प्रोटेक्ट भी करती है सीड ड्रिल। सोइंग बाय यूजिंग इट, सीड ड्रिल यूजेस, सॉरी, सेव्स टाइम एंड लेबर। इसलिए सोइंग करना सीड ड्रिल की मदद से टाइम भी सेव करता है और लेबर भी सेव करता है। ना ज्यादा लोगों की नीड, और टाइम भी बच गया, क्योंकि इसमें एक साथ 6 7 8 9 वो होते हैं खांचे सीड्स को सो करने की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, देयर इज a nursery near my home. I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept in small bags? देखिए, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें नर्सरी में ग्रो किया जाता है। नर्सरी आपने देखा होगा, वो बैग होते हैं, जब आपने देखा होगा आपके घर के पास जो ठेले वगैरह वाले आते हैं ना, जो प्लांट्स को बेच रहे होते हैं, तो वो पतले पतले ब्लैक कलर के बैग्स में उन पौधों को बो के हमें बेचते हैं, ताकि उनका ना ज्यादा स्पेस खर्च होता वो। वरना अगर वो अपने ठेले में एक एक गमला रख लेंगे या फिर बहुत सारी मिट्टी रख लेंगे, तो फिर वो हमें, तो फिर वो उनके 5 6 पौधे आ जाए वो ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन छोटे छोटे नर्सरी बैग में
रख के बेचते हैं। When they grow into seedlings, जब वो सीडलिंग्स में ग्रो हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे बनने लग जाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें दे आर ट्रांसप्लांटेड। ट्रांसप्लांटेड मतलब उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है टू द फील्ड मैनुअली। उन्हें खुद अपने हाथों से उसमें से निकाल के उन्हें मैनुअली फील्ड में लगा दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो ऐसे ही कई फ्लावरिंग प्लांट्स और वो, हाँ, फॉरेस्ट प्लांट्स को नर्सरी में पहले ग्रो किया जाता है। और एक एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पर, पैडी और राइस वगैरह भी ऐसे ही करके ग्रो किए जाते हैं। इससे क्या होता है, फार्मर्स को कंफर्म हो जाता है कि जो हमने सीड ग्रो किया है वो कंफर्म हो जाता है उन लोगों को कि वो सही तो है सीड। ठीक है, चलिए। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. लेकिन appropriate distance, overcrowding मतलब एक साथ एक के ऊपर एक सीड हो जाना या फिर ओवर कंपटीशन हो जाना कि इस सनलाइट के लिए, पानी के लिए, कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। अभी आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा है। तो डिस्टेंस बहुत नेसेसरी होता है सीड्स का ओवर क्राउडिंग टू ऑफ प्लांट्स को बचाने के लिए। ओवर क्राउडिंग मतलब कि जैसे एक ही जगह आपने बहुत सारे सीड उगा दिए और उस जगह दो तीन सीढ़ी पड़े हैं, तो उससे क्या होगा, एक ही जगह तो बहुत सारे प्लांट उग जाएंगे। तो जो प्लांट ज्यादा पावरफुल होगा वो कहेगा ये मेरा पानी है, और जो छोटा वाला प्लांट होगा वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पानी नहीं ले पाएगा। या फिर सनलाइट की बात करें तो ऊपर वाला जो बड़ा प्लांट होगा वो तो ढक लेगा दूसरे प्लांट को भी, दूसरे प्लांट तक वो नहीं पहुंचेगी सनलाइट, तो वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए, एक साथ ज्यादा वो करने से बचाने के लिए तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे प्लांट्स की सीड्स को ग्रो करवाना पड़ता है। एक मतलब दूरी पे ही ग्रो करवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पास पास बहुत सारी सीड्स ग्रो कर दिए। दी दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है प्लांट्स को अच्छी सफिशिएंट सनलाइट पाने में, न्यूट्रिशन पाने में, वाटर पाने में फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। ऐसे ऐसे कुछ टाइमों पर कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना पड़ जाता है ताकि ओवरक्राउडिंग से हम बचा सकें। तो लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टॉपिक 1.5। ठीक है, ओके। The substance which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रिशंस के फॉर्म में हेल्दी हेल्दी ग्रोथ के प्लांट्स के लिए सॉइल में ऐड किए जाते हैं। कब ऐड किए जाते हैं, हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट के लिए सॉइल में ऐड किए जाते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिशंस टू द क्रॉप प्लांट। अब सॉइल क्या करता है, सॉइल मिनरल को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करता है क्रॉप प्लांट को। ठीक है, जी न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिशन जो होते हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज में फार्मर्स होते हैं वो कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है, in certain areas farmers grow crops after crop in the same field। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ एरियाज में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, पहले से जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उन्हें तो सेम फील्ड से काट के उन्हीं में उसी सॉइल में दोबारा ग्रो कर देते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। उससे क्या होता है, जो हमारी फील्ड होती है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती, ना फैलो रहती, ना खाली रहती। ठीक है, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिशंस। अब सुनिए, जब जो एक फार्मर है वो बार बार कल्टीवेशन करे जा रहा है, कल्टीवेशन के दौरान जो प्लांट्स हैं वो बार बार न्यूट्रिशंस यूज कर रहे हैं, सॉइल उन्हें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। अब जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने एक बार तो सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स ले लिए। अब ये बताओ, जब आगे और प्लांट्स उगा रहा है फार्मर, तो क्या सॉइल में कुछ है ऐसा तो बार बार न्यूट्रिशन में आते रहेंगे? तो ऐसा तो कुछ है नहीं।
तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी सॉइल में बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, सॉइल प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, और जब सॉइल प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इसका भी तो उसी चीज को दूर करने के लिए, उसी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम क्या डालते हैं सॉइल में, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्या डालते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrition. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. जब हम कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का, तो उससे क्या होता है, सॉइल पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में। क्या हो जाता है, सॉइल पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. तो उसे ठीक करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड्स में, जिससे सॉइल वापस न्यूट्रिशन हो जाता है। This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plant. तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम मैन्योर डालते हैं प्लांट्स में, उसे हम मैन्योर कहते हैं। और इम्प्रॉपर और इंसफिशिएंट मैन्योरिंग, जो जब इम्प्रॉपर मैन्योरिंग होती है, मतलब सही से हम न्यूट्रिशन प्लांट को प्रोवाइड नहीं करते, वो किसमें रिजल्ट करती है, वो वीक प्लांट्स का रिजल्ट निकलती है, वो भी उससे वीक प्लांट्स ही ग्रो होते हैं। ठीक है, Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. तो मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे ऑब्टेन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ये एक डिकम्पोजिशन होता है मैन्योर, जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनता है, मतलब डिकम्पोज होके ये बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पेड्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। देखिए मैन्योर खाद होती है, आपने सुना होगा, हो सकता है मैन्योर आपने ना सुना हो, लेकिन आपने खाद जरूर सुना होगा। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपने पौधों को अच्छा उगाने के लिए उसमें खाद डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं। खाद भी आगे चल के ह्यूमस बन जाती है, और जब ह्यूमस बन जाती है तो वो न्यूट्रिशन रिच हो जाती है। ठीक है, उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस फिर जब वो सिम्पलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो प्लांट सिम्पलेस्ट फॉर्म वाले न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर कहा गया है कि द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम, नहीं, फार्मर्स डंप प्लांट्स एनिमल वेस्ट इन पेट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स भी प्लांट और एनिमल वेस्ट को पेट्स में डंप कर देते हैं, डंप मतलब खोद देते हैं, और ओपन पेट्स में, ठीक है, ओपन प्लेसेस में, और उन्हें डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाती हैं तो वो ह्यूमस बन जाती हैं, और जब वो ह्यूमस बन जाती हैं तो वो न्यूट्रिशन रिच हो जाती हैं, और फिर हम उन्हें प्लांट यूज कर पाते हैं। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा की जाती है। ठीक है, द डिकम्पोज मैटर यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब ये डिकम्पोज्ड मैटर आता है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज किया जाता है। ये You have already learnt about वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6। आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है कि वर्मी कंपोजिटिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग, क्लास 6 में। ठीक है, चलिए। Did plants in all grasses grow at same place? अब आप एक सेकंड पर हम ये वाली एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट डैम। अब आपको मूंग और ग्राम सीड्स लेना है, एक्टिविटी 1.2 हम कर रहे हैं, और उन्हें जर्मिनेट करना है। ठीक है, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। अब आपको 3 इक्वल साइज सीडलिंग लेनी है। इक्वल साइज सीडलिंग मतलब सेम साइज की ग्रो हो। ठीक है, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। ऐसी 3 एम्प्टी और ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स लेनी ही है। मार्क देम एबीसी, उन्हें हमें एबीसी नाम से मार्क कर देना है। 2 ग्लास एल एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल काउ डंग मैन्योर। अब आपको क्या करना है, गिलास ए में थोड़ा सा सॉइल मिलाना है काऊ की डंग के साथ। ठीक है, इन गिलास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद लिटिल यूरिया। अब आपको गिलास बी में थोड़ा सा यूरिया मिक्स करके दूसरे सॉइल में मिलाना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास ए विदाउट एडिंग एनीथिंग।
अब हमें गिलास सी में कुछ भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट उसे रख देना है, ओनली सॉइल ऐड करके डायरेक्ट, ना यूरिया ऐड करना, ना काऊ की डंग। ठीक है। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा सी अब उसमें एक सीडलिंग आपको प्लांट करना है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर तीनों ग्लास में मिला देंगे। ठीक है, कीप देम इन सेफ प्लेस, उन्हें सेफ प्लेस में रखना है, एंड वाटर देम डेली, उन्हें रोज हमें वाटर करना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, 7-10 दिन बाद, 8-9 दिन बाद आपको चेक करना है कि उनकी ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा कि उनकी ग्रोथ कैसी हुई। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोइंग सीलिंग्स में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो इन्होंने ग्लास ए लिया उसमें इन्होंने काऊ की डंग मिलाई। काऊ की डंग किससे बनी हुई थी, मैन्योर से। अब वो मैन्योर में कन्वर्ट होकर उसने प्लांट्स को न्यूट्रिशन दिए। ठीक है, दूसरे में बी में क्या कहा, इन्होंने फर्टिलाइजर मिलाया। क्या मिलाया, फर्टिलाइजर मिलाया। फर्टिलाइजर क्या होता है, डंग से, वैसे जो मैन्योर होता है, मैन्योर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होता है और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, लेकिन क्या होता है, ये इतना न्यूट्रिशंस मेरे से नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे तो बी की ग्रोथ अच्छी हुई, ए की थोड़ी नॉर्मल नॉर्मल हुई, ज्यादा बढ़िया भी नहीं हुई। तो बी की इसलिए अच्छी हुई क्योंकि बी में हमने फर्टिलाइजर मिलाया था। अब जो फर्टिलाइजर था वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है, तो उसने प्लांट्स को और ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए। और वहीं आपने सी में देखा, सी में हमने ना तो डंग मिलाई, ना फर्टिलाइजर मिलाया, ना मैन्योर मिलाया। तो उससे क्या हुआ, ना तो उसे न्यूट्रिशंस मिले, मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिशंस पहले से थे वो ही उसे मिल के रह गए, उसे कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस नहीं मिले। तो उसकी प्लांट्स की उस प्लांट्स की जो ग्रोथ थी वो ढंग से नहीं हुई, और वो जो प्लांट था वो ज्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर पाया। तो अब देखिए यहीं पे हमें पूछा गया, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, सेम पेस, क्या सेम स्पीड से सारे प्लांट्स ग्रो हुए हर ग्लास का। विच ग्लास शोड द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसने की, बी प्लांट ने, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर मिलाया था, ज्यादा न्यूट्रिशंस थे उसमें। इन विच क्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और सबसे ज्यादा ग्रोथ फास्टेस्ट किसमें थी। ठीक है, फार्मर्स आर फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे आगे जो मैंने आपको बताया था, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये एक टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मतलब एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन से रिच होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर की भी डेफिनेशन मिल गई आपकी, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, लेकिन अब ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो हमें अब हम यही पढ़ने वाले हैं, मैन्योर से कैसे चेंज होते हैं, मतलब इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। ना एनपीके में आपका नाइट्रोजन भी आ जाता है, फॉस्फोरस भी आ जाता है, पोटेशियम भी आ जाता है, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीके बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि फर्टिलाइजर किस किस में रिच होते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर आएगा कि फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है, the use of fertilizers has helped the farmers to get better yield of crops। तो ये जो यूज हुआ है फर्टिलाइजर्स का, इसने फार्मर्स को कई तरीके से हेल्प किया है, जिससे उन्हें अच्छी यील्ड मिल पाती है, अच्छी क्रॉप मिल पाती है, जैसे कि वीट उन्हें अच्छी मिल पाती है, पैडी उन्हें अच्छी मिल पाती है, मेज उन्हें अच्छी मिल पाती है। ठीक है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन इसका एक्सेसिव यूज जितना, मतलब इसके एडवांटेजेस है ना, उससे ज्यादा इसके डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, क्योंकि ये सॉइल जितना हम इसे का यूज करेंगे उतना ही फर्टाइल को, मतलब सॉइल को लेस फर्टाइल बनाएगा, मतलब कम फर्टाइल बनाएगा। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो ये जो फर्टिलाइजर्स है ये भी ये सोर्स भी बन चुके हैं वाटर पॉल्यूशन का। कैसे में, तो क्या होता है जब हम किसी भी जगह हम वो मिलाते हैं ना, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर हमने सॉइल में डाले, अब क्या होगा, जब हम बार बार क्रॉप को वाटर करेंगे, तो अगर वाटर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर जहां भी वो वाटर बह के जाएगा, या तो वो अंडरग्राउंड जाएगा या फिर सीधे रिवर में जाएगा बह के। तो जो इतना पानी हमारा वेस्ट होके आगे चला गया, उस पानी में ये जो फर्टिलाइजर से मिक्स होके आगे चले गए। अब जब वो फर्टिलाइजर्स भी
आगे उस रिवर वाटर या फिर अंडरग्राउंड चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड या फिर रिवर वाटर था वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये वाटर पॉल्यूशन का भी कॉज बनते जा रहे हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with an organic manure or leaving the field uncultivated in between two crops. ठीक है, तो अगर हमें इसे मेंटेन करके रखना है ना फर्टिलिटी को सॉइल की, तो हमें फर्टिलाइजर्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर का भी यूज करना होगा, और अनकल्टिवेटेड भी या फिर फील्ड को रखना पड़ेगा, और बिटवीन टू क्रॉप्स में थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ पर डिसएडवांटेजेस भी पता चले। ये डिसएडवांटेजेस भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ fertilizers. ठीक है, the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. तो जो हमारा मैन्योर होता है वो ओनली फायदेमंद तो होता ही है, वो भले ही चाहे उसमें न्यूट्रिशन कम होता है वो, लेकिन फायदेमंद बहुत होता है। अब इसके देखिए क्या क्या फायदे हैं इसके। ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। क्या इम्प्रूव करता है? सॉइल के टेक्सचर को और उसके वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को, मतलब वाटर अपने अंदर रोकने की, होल्ड करने की कैपेसिटी को। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये भी न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को, बट लेकिन फर्टिलाइजर कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होते इसमें न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, another method of replenishing the soil with the nutrients is through crop rotation. अब एक और मेथड होता है हमारी क्रॉप को न्यूट्रिशन रिच बनाने का, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन। दिस इज कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। तो ये कैसे डन हो सकता है? हम अलग अलग टाइप की क्रॉप्स अलग अलग समय पर उगा सकते हैं अल्टरनेटिवली, मतलब एक के बाद एक क्रॉप, एक के बाद एक क्रॉप। उससे हम अपना क्रॉप रोटेशन की मदद से रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है। आपने क्लास 6 में लेगुमिनियस प्लांट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लेगुमिनियस प्लांट। और क्लास 7 में भी एक चैप्टर आया था, शुरू में ही है, उसमें भी आपने लेगुमिनियस प्लांट्स पढ़े थे। अब उन लेगुमिनियस प्लांट्स का काम क्या था? वो आपने पढ़ा था कि उनके जो लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि उनमें पीज इंक्लूड होता है और मटर इंक्लूड होता है। इस टाइप के जितने भी प्लांट्स होते हैं, पीज मटर तो एक ही होते हैं। हाँ, तो इस टाइप के चने वगैरह के दाल वगैरह के पौधे होते हैं ना, दाल वगैरह के, मूंग के पौधे, इन ये सब लेगुमिनियस प्लांट्स होते हैं। इनके रूट्स में क्या होते हैं? छोटी छोटी गांठें होती हैं इनके रूट्स में। उन गांठों के ऊपर एक छोटा सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइजोबियम। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनके रूट्स के ऊपर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? राइजोबियम। अब वो जो राइजोबियम होता है, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, आपको पता है जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। उन्हें सॉइल से ही नाइट्रोजन की नीड होती है। उन्हें नाइट्रोजन की नीड भी होती है, लेकिन सॉइल से, क्योंकि जब तक वो एटमॉस्फेरिक रहती है उनकी उनके लिए वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होती। तो वो क्या करते हैं राइजोबियम, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसे सॉइल में ला देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो हमारे सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा सॉइल नाइट्रोजन रिच हो जाता है। और नाइट्रोजन रिच होने की वजह से हमारे प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स में गए उसे यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सेशन एंड वीट इन द नेक्स्ट सेशन। तो क्या होता था, पहले सेम चीज होती थी कि पहले फार्मर्स होते हैं वो नॉर्दर्न इंडिया में लेग्यूम्स ग्रो करते थे। क्या ग्रो करते थे? लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, एज फूडर, फूडर की तरह, इन वन सेशन। जैसे कि गर्मियां होनी है तो लेग्यूम्स कर रहे हैं, और ठंड में उन्होंने वीट ग्रो करनी शुरू कर दी, एंड वीट इन द नेक्स्ट सेक्शन। This has been replacement of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adapt this practice. तो इससे क्या होता था, जो हमारा सॉइल होता था वो नाइट्रोजन रिच हो जाता था, और सॉइल को फिर से रिच कर देता था और रिप्लेनिश कर देता था। अब देखिए क्या हुआ, जब फर्स्ट सेशन में हमने लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो किया, लेगुमिनस प्लांट्स ने क्या किया, हमें हमें उसमें नाइट्रोजन, हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सॉइल में। अब जब हमारा जो प्लांट था उसने नाइट्रोजन जितनी उसे चाहिए थी उतनी उसने यूटिलाइज कर ली।
अब क्या हुआ, राइजोबियम तो रेगुलर वो बना रहा था, क्या बना रहा था, रेगुलर, वो जो राइजोबियम था वो तो रेगुलर नाइट्रोजन बना रहा था। तो अब वो बनाते बनाते उसने इतनी ज्यादा नाइट्रोजन बना दी कि प्लांट्स को इतनी नीड ही नहीं थी, तो प्लांट्स ने तो जितनी यूटिलाइज करनी थी उसने उतनी यूटिलाइज कर ली। जब कल्टीवेशन हो गया उनका, जब हार्वेस्टिंग हमने कर ली, तो उसके बाद हमारे सॉइल में उसने तो ज्यादा नाइट्रोजन बना दी थी, तो हमारा जो सॉइल था वो अभी भी बहुत ज्यादा नाइट्रोजन था। अब हमने अगले सेशन में अपनी वीट ग्रो कर दी। अब वीट तो लेगुमिनस प्लांट है नहीं, उसमें तो ग्रो होता नहीं है ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। तो उसने क्या किया, जब हमने अगला मतलब हमने वीट ग्रो की, तो वीट ने जितनी भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वो ग्रो करके मतलब बना के चला गया था, वो सब नाइट्रोजन वीट ने यूटिलाइज कर ली। और उसके बाद जो हमारा प्लांट्स था उसने नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमारा सॉइल तो नाइट्रोजन था, उसने यूटिलाइज करके अपनी ग्रोथ खुद कर ली। अब नाइट्रोजन फिर से खत्म हो गई, तो अगले सेशन में फिर से उन्होंने लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो कर दिए। लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो गए, उन्होंने फिर से नाइट्रोजन ज्यादा बना दी। अब अगले सेशन में उन्होंने फिर से वीट ग्रो कर ली। तो इसी तरीके से ये हमारा एक पूरा साइकिल चलता रहता है, इसी वजह से हम इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना अलग अलग टॉपिक करने वाले हैं। जिस अगला टॉपिक तो नहीं है, हाँ रुकिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कि लेगुमिनियस प्लांट्स की न्यू नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स मतलब गांठें, मैंने आपको बताया था ना उनकी रूट्स में गांठें होती हैं, ये उनके गांठों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब वो क्या करते हैं, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो उसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें वही चीज है जो मैंने भी आपको समझाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा टेबल दे दिया है, इस टेबल को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में डिफरेंस। टेबल 1.1। तो फर्टिलाइजर क्या है, एक मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। फर्टिलाइजर इज ए मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इनऑर्गेनिक है और ये मैनमेड सॉल्ट है। वहीं अगर हम देखें मैन्योर के बारे में, तो मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो क्या है ये मैन्योर, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो किससे ऑब्टेन हुआ है, डिकम्पोजिशन है। किसकी डिकम्पोजिशन से, कैटल डंग की और प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट्स के और पार्ट्स की। ठीक है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, लेकिन जो फर्टिलाइजर है वो तो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया गया है। वहीं अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर हमारा फील्ड्स में प्रिपेयर किया गया है। फर्टिलाइजर्स डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो यहाँ पे देखिए वही चीज आ गई, मैंने आपको बताया था जो मैन्योर होता है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ह्यूमस रिच होता है। लेकिन वहीं अगर हम उसकी बात करें, किसकी, अगर हम वही इसकी बात करें फर्टिलाइजर मैन्योर की, तो मैन्योर क्या होता है, हमारे सॉइल को वो ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैन्योर प्रोवाइड्स a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. वहीं अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिशंस में, जैसे कि नाइट्रोजन में बहुत रिच होते हैं, फॉस्फोरस में बहुत रिच होते हैं और पोटेशियम में बहुत रिच होते हैं। लेकिन हम मैन्योर की बात करें तो ये जो मेन न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में होते हैं। इनके अलावा एक दो न्यूट्रिशन और होते हैं, जैसे अमोनियम वगैरह होता है। लेकिन जो मैन्योर है वो कम रिच होता है अभी प्लांट न्यूट्रिशन से। मैंने आपको बताया था कि जो मैन्योर होता है वो प्लांट न्यूट्रिशन पे इतना रिच नहीं होता। ठीक है, ओके। टेबल 1.1 gives the difference between a fertilizer and a manure। तो यहाँ पे आपको टेबल 1.1 ने फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस भी बता दिया। अब हमें एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर दे रखी हैं, एक बार इन्हें और पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में ज्यादा फायदेमंद सामने आता है, बस न्यूट्रिशन में थोड़े कम होते हैं, यही इसकी नुकसान होता है। वरना इसकी सारी एडवांटेजेस ही एडवांटेज हैं और फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेज। ठीक है, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है सॉइल की।
ठीक है, मतलब मैंने आपको हमारा ऊपर भी आता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मतलब इसमें इसकी मदद से हमारा जो वाटर होल्ड, मतलब जो हमारा सॉइल होता है वो वाटर को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर पाता है। एंड मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या होता है, जब जो हमारा सॉइल होता है उसके पार्टिकल्स कई बार बहुत पास पास आ जाते हैं, तो जब हम उसमें मैन्योर ऐड कर देते हैं और मैन्योर सब ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, तो उसमें जितने भी वो होते हैं ना, केमिकल फॉर्मेशन वगैरह जितनी भी वो होते हैं, उन सब से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होके जो हमारे सॉइल के बीच में जितने भी स्पेस होता है वो सब दूर, मतलब ज्यादा हो जाता है। हमारा एक पार्टिकल अगर बहुत पास पास है तो वो दूर हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे सॉइल पार्टिकल्स के अंदर स्पेस बन जाता है, और हमारा जो सॉइल है वो पोरस हो जाता है, मतलब उसके अंदर स्पेस आ जाता है, एयर भरने लग जाती है, और उस एयर को प्लांट्स इजीली यूज कर पाते हैं। प्लांट हेल्प मिलती है उस एयर की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रूट से भी गैस को एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ लैंडिंग माइक्रोब्स। अब जब मैन्योर ऐड हो गया, मैन्योर तो पहली बात, मैन्योर को माइक्रोब से कन्वर्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन जब हमने उस हमें एयर भी आ गई, उसमें पोरस हो गया, तो हवा भी आ गई, वाटर भी है, न्यूट्रिशंस भी है, तो उसमें क्या हुआ, माइक्रोब्स जनरेट होने लग जाते हैं। क्या जनरेट होने लग जाते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब। और चौथा पॉइंट ये है, इन इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, तो हमारा जो सॉइल का टेक्सचर होता है ये उसे भी इम्प्रूव कर देता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। अब जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सबको वाटर की नीड होती है जीने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो हमारा वाटर है ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट रूट्स। अब जो ये हमारा वाटर है ये प्लांट रूट्स के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है। along with water minerals and fertilizers are also observed। अब हमारे इस वाटर के साथ मिनरल्स, फर्टिलाइजर सब ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो 90% वाटर से बने होते हैं नियरली। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड doesn't take place under dry conditions। अब वाटर क्यों है हमारा एसेंशियल, वाटर हमारा एसेंशियल है क्योंकि जो हमारी जर्मिनेशन होती है सीड्स की वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो पाती। न्यूट्रिशन dissolved in water transport to each and every part of the plant। अब जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो वाटर के वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं हर पार्ट में प्लांट के। ठीक है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अब वो जो हमारा वाटर होता है वो हमारे क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अब हमारा जो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हमारे सॉइल में और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए फील्ड्स को रेगुलर हमें वाटर करना होता है। हमें अपनी क्रॉप में रोज वाटरिंग करनी होती है, डेली और रेगुलरली। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब यहाँ पे आपको इरिगेशन की आपको डेफिनेशन मिल गई कि इरिगेशन क्या होती है। जब हम रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ कुछ टाइम में पानी डालते हैं क्रॉप को तो हम उसे इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब जितने टाइम और जितनी अमाउंट हम डालते हैं इरिगेशन में वाटर की, वो हर क्रॉप टू क्रॉप की किस क्रॉप को कितने पानी की नीड है, या फिर हर सॉइल टू सॉइल मतलब कैसे सॉइल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हर सीजन टू सीजन की, समर सीजन में तो ज्यादा पानी डालना होगा, विंटर सीजन में तो उतने पानी की नहीं है, वो उस पर वेरी करती है। ठीक है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर में अभी मैंने आपको बताया कि समर में पानी ज्यादा डालने की नीड होती है क्योंकि जो हमारा सन होता है वो जल्दी पानी को एवोपरेट करने कर देता है। ठीक है, ज्यादा गर्मी से वाटर एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, why is it so? Could it due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? हाँ देखिए, अभी मैंने आपको बताया था क्यों है ऐसा, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, क्योंकि हमारा जो एवोपरेशन का रेट होता है वो सॉइल और लीव्स में बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि सॉइल में वाटरिंग की समर में ज्यादा नीड क्यों होती है, तो आपके पास ये रहा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेट होता है वो एवोपरेशन का वो इंक्रीज हो जाता है वाटर के में भी, और सॉइल मतलब सॉइल और लीफ से। ठीक, ओके।
सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब हमारे पास आ गया सोर्स ऑफ इरिगेशन। हम इरिगेशन करने के लिए, इरिगेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज करते हैं। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स हो गई, ट्यूबवेल्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, कैनल्स हो गए। अब जो रिसोर्सेज है हमारे वाटर के इरिगेशन के लिए, वो हम वेल से भी पानी लेते हैं, ट्यूबवेल से भी लेते हैं, पॉन्ड से भी लेते हैं, लेक से भी लेते हैं, रिवर से भी लेते हैं, डैम से भी लेते हैं और कैनल से भी लेते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्या है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन? The water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. अब जो वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में, कैनल्स में, उसे ऊपर लिफ्ट किया जाता है डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से, अलग अलग टाइप से, अलग अलग मेथड से, डिफरेंट रीजन पे फॉर टेकिंग टू द फील्ड्स। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। ज्यादातर मेथड्स में कैटल और ह्यूमन लेबर यूज होती है। So these methods are cheaper but less efficient. ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पुराने मेथड्स हैं, तो ये लेस एफिशिएंट होते हैं, मतलब ज्यादा काम तो नहीं कर पाते लेकिन चीपर जरूर होते हैं। द वेरी ट्रेडिशनल वेज आर, अब हमें कुछ ट्रेडिशनल वेज आ रहे हैं, जैसे कि मोट हो गया, हमारा पुल्ले सिस्टम हो गया, जिसे हम पुल्ले सिस्टम भी कहते हैं, पुल्ले सिस्टम, और हमारा चैन पंप हो गया। ठीक है, देखिए मोटे में ऐसे करके हम, या ये बैल से हम ऐसे करके बाल्टी से अंदर पानी डालते हैं और निकालते हैं, और फिर हम उसे यहाँ पे हमारी क्रॉप का, हम बीच में गड्ढे से बनाकर उसे हमारी क्रॉप के पास भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चैन पंप, तो देखिए ये हमारा चैन पंप है, इससे हम जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं। ये ऐसे ऐसे करके घूमता है और यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ लेक वेक सी आ रही होती है, कहीं ना कहीं रिवर का फ्लो हम ले आते हैं यहाँ पे, और ये बाल्टी उठ उठ के हमारी क्रॉप में पानी पहुंचाती रहती है। अगला था हमारा, देखिए यहाँ पर डेखली लिखा है और राहत भी लिखा है। राहत लेबर सिस्टम होता है, ज्यादा लेबर यूज होने वाला। तो देखिए यहाँ पे हमारा हम देखने में ऐसा ऐसा करके पानी डालते हैं, सेम चीज है। उसमें हम रस्सी से ऊपर कर रहे थे, किससे, रस्सी से ऊपर कर रहे थे। इसमें हम इस पत्थर की मदद से कुएं के अंदर से पानी निकालते हैं। पहले तो हम पत्थर से रस्सी खोल देते हैं, जिससे क्या होता है बाल्टी अंदर जाती है और पानी इसमें भर जाता है, और फिर हम लकड़ी को नीचे करके पत्थर से बांध देते हैं, जिससे बाल्टी ऊपर आ जाती है और ये वाला हिस्सा एंड उसका नीचे आ जाता है, और हमारा देखने से हमारे पास बाल्टी आ जाती है, और फिर हम उस बाल्टी को क्रॉप में डाल देते हैं। रात हमारा ऐसे होता है, इसमें हम गोल गोल घूमते हैं। मतलब हम अपनी गाय भैंस जो भी होती हैं, उन्हें गोल गोल ऐसे करके घुमाते हैं। जब ये ऐसे गोल गोल घूमता है डंडा, तो ये जो हमारे ये है ना, ये व्हील, ये भी घूमता है। जब ये व्हील घूमता है तो उसके नीचे एक वाटर की सप्लाई चैन लगी होती है। जब इसके अंदर से वाटर के अंदर से गोल गोल घूमता है तो उसकी बाल्टियों में पानी भर जाता है, और जब इसके बाल्टियों में पानी भर जाता है वो उल्टी होती है, तो उस साइड में से यहाँ से क्रॉप में पानी गिरा देती है, और वो पानी क्रॉप तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब हमारे आजकल पंप्स यूज हो रहे हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न दीज पंप्स। पहले तो पंप्स को ज्यादातर यूज हो रहे थे लिफ्ट करने के लिए वाटर को, लेकिन अब डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी ने उन पंप्स को भी मतलब उन पंप से ही रन हो रहे हैं। इन सब चीजों से, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से ये इन पंप्स को रन किया जाता है, और ये आजकल पंप से यूज हो रहे हैं इन मेथड्स की जगह। ठीक है, अब है हमारे पास कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्या है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन? ठीक है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। अब जो मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन के, वो हमें हेल्प करते हैं वाटर को पहुंचाने में इकोनॉमिकली। ठीक है, द मेन मेथड्स आर यूज्ड आर एज फॉलोज। अब जो मेन मेथड्स यूज हो रहे हैं आजकल, वो हमें कुछ दे रखे हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले दे रखा है स्प्रिंकलर सिस्टम, और उसके बाद है हमारा सेकंड ड्रिप सिस्टम। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये ज्यादातर वहां यूज किया जाता है जहाँ पे लैंड अनइवन है और सफिशिएंट वाटर नहीं। सफिशिएंट वाटर मतलब जहाँ पे हमारा ज्यादा वाटर भी नहीं है, और स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब जहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी जमीन से, पहाड़ों वाला एरिया होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अनइवन लैंड होता है, कोई प्लांट क्रॉप ऊपर हो गई है तो थोड़ी कोई नीचे है, तो उससे क्या होता है हमारा लैंड अनइवन हो जाता है, और हम वाटर को ज्यादा नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो नीचे वाले हिस्से में ज्यादा आता है और ऊपर वाले हिस्से में कम आता है, क्योंकि ऊपर कभी नीचे बह जाता है।
तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम वहां पे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटेड नोजल्स ऑन द टॉप। अब इनमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिनके ऊपर नोजल्स लगे होते हैं जो चारों तरफ रोटेट होते रहते हैं बहुत तेजी तेजी से, और नोजल्स लगे होते हैं, आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब उन्हें कुछ कुछ टाइम बाद मेन पाइपलाइन से ज्वाइन कर दिया जाता है रेगुलर इंटरवल्स पर। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, जब जो हमारा वाटर होता है वो अलाउ कर दिया जाता है प्रेशर से वो पंप पंप पर फ्लो होने में, तो क्या होता है वो जो हमारा वाटर होता है वो एस्केप होता है। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। अब जो हमारे नोजल्स रोटेट हो रहे हैं उनसे एस्केप होता रहता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। ये तब भी ऐसे वैसे करके क्रॉप पर स्प्रिंकल हो जाता है जब रेनिंग भी हो रही हो। स्प्रिंकलर इज very useful for lawns, coffee plantation and several other crops। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए फिगर 1.5 एमएस का पिक्चर भी दी गई है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे इसने कहा है कि जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है लॉन्स में यूज करने के लिए, या फिर कॉफी प्लांटेशन जब हम करते हैं, या फिर जब हम कुछ और ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं। तो हमें यहाँ पे फिगर 1.5 दी गई है ए वाली। देखिए तो यहाँ पर हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम यूज हो रहा है जहाँ से इनमें से हमारे ये पाइप से लग रहे हैं और इनसे पानी निकल रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा ड्रिप सिस्टम क्या है। Drip system. Drip system. In this system, the water falls drop by drop nearly near the roots। ठीक है, तो हमारा वो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहता है हमारे प्लांट की रूट्स के पास। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए हम इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये बेस्ट टेक्निक होती है मतलब फ्रूट प्लांट्स को ग्रो करने के, फिर गार्डन और ट्रीज में वगैरह में ट्रीज वगैरह ग्रो करने के, प्लांट्स को ग्रो करने के। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। इट इज बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये ऐसी जगह ज्यादा फायदेमंद होता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है और वाटर ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। देखिए हमारा टॉपिक 1.7 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बीड्स क्या होती हैं। बीड्स एक टाइप के अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और इन्हें कैसे हम अपनी फसल को इससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए। भूजो एंड पहेली went to the nearby wheat field and saw that there were some plants in the field। अब जो भूजो और पहेली थे वो एक नियर ही बीट मतलब नियर बाय बीट फील्ड में गए जो उनके पास की बीट फील्ड थी। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ और प्लांट्स भी ग्रो कर रहे थे उस फील्ड में, ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट, जो वीट प्लांट्स के साथ ग्रो कर रहे थे। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप। तो कभी कभी क्या होता है फील्ड में कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, वो कभी कभी ग्रो कर जाते हैं नेचुरली क्रॉप के साथ। हमने उन्हें ग्रो नहीं किया, वो खुद ही ग्रो हो गए। जैसे उन्हें न्यूट्रिशन दिखाई दिया, सॉइल दिखाई दिया। तो कई बार आपने देखा होगा कि धनिया वगैरह के पौधे खुद ग्रो कर जाते हैं, चाहे हमें उन्हें उगाया हो या नहीं उगाया हो। तो ऐसे ही इनमें होता है। इनमें कई बार क्या होता है, कुछ हम फसल उगाई, फसल उगने पर न्यूट्रिशन रिच सॉइल था, हर चीज थी वहां पे अवेलेबल। तो क्या हुआ, खुद ही अनवांटेड प्लांट्स, वाइल्ड प्लांट्स ज्यादातर होते हैं इन वीड्स में, अनवांटेड प्लांट्स में व्हाइट प्लांट्स सबसे ज्यादा इंक्लूड होते हैं, ये सब खुद ही ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं इन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर वीड्स की डेफिनेशन में मिल गई कि वीड्स किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो अनडिजायरेबली आर कॉल्ड वीड्स अलोंग विद द क्रॉप। जो प्लांट्स जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं हम उन्हें वीड्स कहते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। लेकिन अब ये बताइए, अगर हम, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, ज्यादातर वाइल्ड प्लांट्स ग्रो होते हैं। अगर ये वाइल्ड प्लांट्स ग्रो होंगे तो ये हमारी क्रॉप प्लांट से ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे ना। तो क्या होगा, जब हम अपनी प्लांट्स को ग्रो कर रहे होंगे तो ये वाइल्ड प्लांट्स होंगे ज्यादा ताकतवर होंगे।
तो जब हम ग्रो करेंगे तो ये प्लांट्स वाटर को और ताकत से खींचेंगे अपनी तरफ। लेकिन जो हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब हल्के हल्के प्लांट्स थे, बहुत नाजुक प्लांट्स थे, वो वाटर इतनी जल्दी नहीं खींच पाएंगे। तो उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ जाएगा कि कौन ज्यादा पानी लेगा, कौन वो लेगा। तो वाइल्ड प्लांट्स तो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर लेंगे, लेकिन हमारे प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्हीं रिमूव करना पड़ता है। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो इन्हीं वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। किसे वीडिंग कहते हैं? इन वीड्स को रिमूवल, इन वीड्स के रिमूवल को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद न्यूट्रिशन विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिशन स्पेस एंड लाइट। तो क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि वीडिंग नेसेसरी होती है, उन प्लांट्स को रिमूव करना नेसेसरी होता है, क्योंकि वीड क्या होते हैं, वीड क्रॉप प्लांट्स के साथ वाटर न्यूट्रिशन स्पेस और लाइट सबसे ज्यादा खींचते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो जो हमने क्रॉप उगाई थी ये उसे अफेक्ट करते हैं, वो हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कभी कभी क्या होता है, जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं ये तब भी हमें तंग करते हैं, एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कई बार क्या होता है, कई वीड्स ऐसी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। वाइल्ड प्लांट्स है तो ऑफ कोर्स पॉइजनस तो ज्यादातर वाइल्ड प्लांट्स होती हैं, ज्यादातर वाइल्ड प्लांट्स पॉइजनस ही होते हैं। तो ये पॉइजनस हो सकते हैं एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि जो हमारा वेस्ट पार्ट होता है प्लांट्स का, वो जो हमारी यूजेबिलिटी के नहीं होता, वो हम आपने देखा होगा, हम हॉर्स, गाय, भैंस जो भी होती हैं फार्मर्स के पास, उन्हें खिलाते हैं, उन्हें फूडर के रूप में खिला देते हैं। लेकिन अगर वो पॉइजनस होगा तो वो तो पॉइजन कर देगा, वो तो पॉइजन फैला देगा ना गाय भैंस के अंदर। तो इस वजह से ये इन प्लांट्स को रिमूव करना नेसेसरी होता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल ओवर देयर ग्रो। अब फार्मर्स क्या करते हैं, कई वेज ढूंढते हैं और कई वेज ट्राई करते हैं, कई वेज करते हैं, और ताकि उनकी जो रिमूव वीड्स ग्रो हो गए उन्हें रिमूव करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, है ना, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। तो देखिए यहाँ पर वही चीज आ गई, तो वापस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हम करते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा था कि फ्लोइंग और टिलिंग की प्रोसेस की जाती है, तो हम सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा जो प्लांट्स होता है ना, वीड वाला प्लांट, वीड्स जो होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, वाइल्ड प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, या फिर जो वैसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो प्लांट्स जब हम प्लोइंग या टिलिंग की प्रोसेस करते हैं, तो हम मिट्टी ऊपर नीचे करेंगे, तो जो उनके रूट्स मिट्टी के साथ नीचे दबी हुई थी, प्लोइंग की प्रोसेस में ऊपर आ जाएंगी, और उनका ऊपर वाला हिस्सा तो वो ऐसे ऊपर नीचे होके टूट वूट जाएंगी, उनकी रूट्स खराब ही हो जाएंगी। तो इस वजह इससे इस प्रोसेस से भी हम वीडिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, और हम अपने वीड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और फिर सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seed। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है उनकी रिमूव करने के लिए वीड्स का, वो तब होता है जब वो फ्लावर प्रोड्यूस, मतलब उनके फ्लावर प्रोड्यूस करने से पहले है और उनके सीड्स प्रोड्यूस करने से पहले है। क्योंकि अगर वो सीड्स और फ्लावर प्रोड्यूस कर लेंगे तो उनका जो सीड निकलेगा वो और प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करेगा उन्हीं के जैसा। ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय प्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर हम मैनुअल रिमूवल की बात करें कि जो हम खुद अपने हाथों से तोड़ तोड़ के उन्हें अलग करें, तो वो फिजिकल रिमूवल ही इन्वॉल्व करता है कि हमें उन्हें उखाड़ना होगा या फिर उन्हें नाइफ से काट काट के डालना होगा टाइम टू टाइम। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ खुरपी। नाइफ नहीं, खुरपी। यहाँ पे ये लोग खुरपी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? खुरपी यूज करते हैं। ठीक है। वो जो वो होते हैं ना, वीड्स को काटने के लिए अपने हाथों से ये लोग खुरपी यूज करते हैं। ये सीड ड्रिल आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। और सीड ड्रिल भी यूज की जाती है वीड्स को अपरूट करने के लिए। ठीक है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। लेकिन वीड्स का कंट्रोल करने का एक तरीका और होता है, उन पर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे कि वीडिसाइड्स होता है। जैसे कि देखो आपको 2,4-D यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है। 2,4-D एक नाम का केमिकल है जो वीडिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है,
और वो प्लांट्स को मारने का काम करता है। अब आपको यहाँ पे वीडिसाइड्स की भी डेफिनेशन मिल गई। वीडिसाइड्स आर केमिकल्स दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वीड्स ग्रोथ। ठीक है, और यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल मिल गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इस डेफिनेशन को लिख के आ सकते हैं। These are sprayed in the fields to kill the weeds। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये फील्ड्स में स्प्रे कर दिए जाते हैं, जिससे जो हमारी वीड्स प्लांट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। They do not damage the crop। वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर diluted with water to extent required and sprayed in the field with a sprayer। इन अब ये जो वीडिसाइड्स होती हैं इन्हें वाटर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि हम ये जो हम रिक्वायर्ड जो वीडिसाइड्स, हम बार बार वीडिसाइड तो खरीदेंगे नहीं, तो रिक्वायर्ड वीडिसाइड बनाने के उसमें थोड़ा वाटर मिक्स करके पूरे उस पर स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ स्प्रेइंग वीडिसाइड्स की पिक्चर भी दे रखी है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during vegetable growth of weeds before flowering and seed formation। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा था कि जो weedicides होते हैं हम उन्हें सोइंग के प्रोसेस से पहले ही उसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मतलब सोइंग नहीं, सॉरी, सीड्स ग्रोथ की और फ्लावर ग्रोथ की फॉर्मेशन से पहले ही हम उन्हें फॉर्म कर देते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे है हमारा स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। लेकिन स्प्रेइंग वीडिसाइड्स को स्प्रे करना कभी कभी फार्मर्स की हेल्थ को भी नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि सो दे शुड बी यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुल। इसलिए उन केमिकल्स को बहुत ज्यादा केयरफुल में यूज करना होता है, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, उन वीडिसाइड्स को मारने का काम करते हैं। तो अगर वो पॉइजन हल्का सा भी अगर उनके शरीर के अंदर चला जाए तो वो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है ना। चलिए, they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals। तो उन्हें अपना नोज या माउथ को कवर करना पड़ता है क्लोथ के साथ स्प्रेइंग में, जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं इन केमिकल्स को। अब है हमारा टॉपिक 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो हमारी हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर आफ्टर इट इज मैन्योर। अब जब ये मैन्योर मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद जब हम क्रॉप को कट करते हैं तो उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, द कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स किसे कहते हैं हम, हार्वेस्टिंग। आफ्टर मैच्योरिंग, द कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, है ना। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं फार्मर, या तो क्रॉप्स को खींच के उखाड़ लेते हैं या फिर कट कर देते हैं ग्राउंड के बिल्कुल पास से। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैन्योर। तो मैच्योर तो यूजुअली सीरियल क्रॉप्स को ग्रो करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं उसे मैच्योर होने तक। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो ये जो हमारी हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है या तो ये मैनुअली की जाती है सिकल से, या फिर एक मशीन से जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ये भी आपको पता चल गया। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब क्या होता है, जब हम हार्वेस्टेड क्रॉप कर ली तो उसमें तो स्टेम वगैरह उसकी जो भी पार्ट था वो सब आ गया, तो हमें उसे काटना पड़ता है। और जो हमारे सीड्स होते हैं, जो हमारी वीट निकल के आती है उसे हमें अलग करना होता है फ्रॉम द चाफ। चाफ से अलग करना होता है। चाफ अलग पार्ट होता है जो हमारे लिए एडिबल नहीं होता, लेकिन चाफ गाय भैंस हॉर्स इस टाइप की चीजें सब खा सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। अब जब हम इस चाफ को अलग करते हैं किससे, हमारे वीट से, हमारे ग्रेन सीड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग। ठीक है, व्हेन वी सेपरेट when we separate seeds from the chaff, this process is known as threshing। तो आपको यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन मिल गई, ठीक है। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher। तो ये जो ज्यादातर लोग प्रोसेस करते हैं, जो अच्छे पैसे वाले फार्मर्स होते हैं, तो वो ज्यादातर एक मशीन का यूज करते हैं जिसे हम कंबाइन कहते हैं। इसमें तीनों प्रोसेस हो जाती है, हार्वेस्टिंग भी, थ्रेशिंग भी, और आपकी तीसरी प्रोसेस भी होती है, वो भी इसी में हो जाती है कंबाइन की मदद से, है ना। हार्वेस्टर भी होती है ये वाली मशीन और थ्रेशर भी होती है।
ठीक है, चलिए। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा क्या, एक मिनट में पहले सेट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग। तो जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल होल्डिंग्स होती है, मतलब ज्यादा बड़ा लैंड नहीं होता, वो ये इन ग्रेन और चाफ का सेपरेशन विनोइंग के प्रोसेस करते हैं, जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, जिसमें वो हवा से ऊपर गिराते हैं और जो हल्की हस्क वगैरह होती है वो उड़ के आगे हो जाती हैं, और जो हमारी भारी भारी ग्रेन्स होती हैं वो नीचे वहीं पे गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा केस स्टडी टाइम में दे दिया है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3 2 months के हार्ड वर्क के बाद ही हमारा हार्वेस्ट करने का दिन आ जाता है। द साइड ऑफ गोल्डन फील्ड्स, जब गोल्डन गोल्डन फील्ड्स हो रही होती है, स्टैंडिंग क्रॉप तो सीधी सीधी खड़ी हुई, लैडेन विद ग्रेन्स, ग्रेन से भरी हुई, फिल्स द हार्ट्स ऑफ द फार्मर्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। तो उन फार्मर्स के हार्ट्स बढ़ जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जब उनकी क्रॉप्स से ग्रो हो जाती है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सेशन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय ए लिटिल। तो उनका एक टाइम आ जाता है जिसमें उन्हें एंजॉय करने का मौका मिलता है, उन्हें खुशी होती है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज थस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडियन मैन। तो ये बहुत ज्यादा जॉयफुल प्रोसेस होती है ना, और वो लोग इसे बहुत ज्यादा ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ बनाते हैं इस फेस्टिवल को। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्न एंड बिहू। ये फेस्टिवल्स उनके हार्वेस्टिंग टाइम के बीच में ही पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब है हमारे पास they may get exploited or attacked by organisms। तो अब कभी कभी क्या होता है, अभी एक सेकेंड, एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ देखिए, अब हमारे पास स्टोरेज, टॉपिक 1.9 स्टोरेज। अब क्या होता है कि स्टोरेज भी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर स्टोरेज नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। अब सुनिए कैसे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो हमारा जो प्रोड्यूस होता है उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, उसे बहुत सही तरीके से स्टोर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ढंग से स्टोर नहीं होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, उसमें फंगस लग जाएगी, है ना। तो उसे पिन्नियों में बंद करके बहुत ध्यान से रखना होता है। इफ द हार्वेस्टेड grains आर टू बी kept फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। तो अगर हम अपनी हार्वेस्टेड ग्रेन्स को अगर बहुत टाइम तक रखना है तो उन्हें मॉइस्चर से सेफ रखना पड़ता है, इंसेक्ट से सेफ रखना पड़ता है, रैट्स, चूहों से सेफ रखना पड़ता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, परत। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। अब क्या होता है, हमारी जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स निकलती हैं लेकिन वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हमने उन्हें ड्राई करे बिना ही ग्रेन उन ग्रेन्स को रख दिया, दे में गेट एक्सप्लॉइट और अटैक्ड बाय ऑर्गेन्स। तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और माइक्रो ऑर्गेन्स से अटैक उन पर हो जाएगा, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। फिर वो क्या होगा, अनफिट हो जाएंगे और जर्मिनेशन के लिए बेकार हो जाएंगी, ठीक है, खराब हो जाएंगी। Hence for storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। तो उन ग्रेन्स को वो प्रॉपरली ड्राइड करने के लिए हमें उन्हें सन में रखना पड़ता है, जिससे उनका मॉइस्चर कम हो जाता है और वो सूख जाती हैं, तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी नहीं लगते। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। तो इंसेक्ट पेस्ट से, इंसेक्ट से बचाने बच जाते हैं वो ड्राई होने की वजह से, बैक्टीरिया से बच जाते हैं और फंगी से भी बच जाते हैं, क्योंकि ये सब जो ऑर्गेनिक्स होते हैं ये मॉइस्चर में ही ग्रो करते हैं।
ठीक है, अब हमारे पास, अच्छा अभी तो इसी में थोड़ा सा पार्ट है, खत्म होने वाला है, पहले हम इसे और पढ़ लेते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। अब जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी ग्रेन्स को जूट बैग्स या फिर मेटेलिक बिन्स में रखते हैं। However, large scale storage of grains in done in silos or granaries to protect them from pests like rats and insects. ठीक है, तो क्या होता है, अब जो हम अपनी प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को करने के लिए हम अपने उसे क्या कहते हैं, अपने ग्रेन्स को कट्टों में भर भर के बहुत सेफ से रखना होता है। अब फार्मर्स जो होते हैं वो किस किस में भर के रखते हैं, एक तो स्लोज में भर के रखते हैं, ग्रेनरी ज्यादातर अपनी जो ग्रेन होती हैं वो लोग इसी में भर के रखते हैं। देखिए स्लोज ऐसे ऐसे बड़े बड़े टैंकर से होते हैं जिनमें वो अपनी ग्रेन्स भर के रखते हैं, और ग्रीनरी जैसे ऐसे करके बोरियां सी होती हैं जूट से बनी हुई जिसमें वो अपनी ग्रेन्स रखते हैं। यहाँ पे वो प्रोटेक्ट रहती हैं पैट से, रैट से और इंसेक्ट जैसे और कई सारे ऑर्गेनिज्म से। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब जो हमारी जो ग्रेन्स होती हैं उनमें हमें ड्राइड नीम लीव्स भी डाल देते हैं, क्योंकि इन नीम लीव्स की मदद से उनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है ना। मतलब नीम लीव्स की मदद से वो नीम लीव्स जो होती हैं, ड्राई नीम लीव्स उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं हमारी फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए होम पर। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फॉर पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, क्योंकि फसल तो बहुत सारी बनती है लेकिन उन्हें फैक्ट्री में रखा भी तो बहुत तरीके से जाना पड़ता है, वरना उनमें चूहे लग जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे। तो उनसे बचाने के लिए उन्हें लार्ज क्वांटिटीज में गोडाउन्स में रखा जाता है, और कुछ केमिकल्स ट्रीटमेंट चलते रहते हैं, उनके ऊपर कुछ केमिकल्स स्प्रे करे जाते रहते हैं, जिससे वो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट होती रहती हैं। ठीक है, अब है हमारे पास टॉपिक 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज बचेगी, तो एक्सरसाइज की वीडियो मैं आपको बाद में बना के दे दूंगा। ठीक है, पहले तो हमने इसमें एक एक्टिविटी दी है 1.3, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक कंप्लीट। तो इसमें आपको कंप्लीट करना है कि हम कहाँ कहाँ से पाते हैं, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। चलिए, after completing this table, you have must seen that like plants and animals also provide us with different kinds of food। तो आपने इस टेबल को पढ़ने के बाद पढ़ा होगा कि समझा होगा कि जो हमारे हम जो फूड पाते हैं वो ओनली प्लांट्स ही नहीं, हम एनिमल्स से भी पाते हैं। लाइक प्लांट्स एनिमल्स बोथ से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पाते हैं। मैनी पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। लेकिन जो ज्यादा कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं वो फिश को ही खाते हैं अपनी डाइट के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे फिश बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, वहां पे सीधे समुंदर है, बहुत सस्ती भी मिलती है और बहुत ज्यादा अवेलेबल भी होती है ना। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब आपने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था और आपको याद भी होगा कि हम फूड जो लेते हैं वो प्लांट से भी ऑब्टेन होता है और एनिमल से भी ऑब्टेन होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, प्रूनिंग एक्सेट्रा। अभी आपने कुछ ऐसी प्रोसेस पढ़ी जिसमें आपने पढ़ा कि कुछ ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स पढ़े, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स करते हैं, फार्मर स्टोरिंग की प्रोसेस करते हैं, और सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स। और ऐसे ही एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, मतलब पाला जाता है, या तो होम में या फिर वो लोग फार्म में पालते हैं। हैव टू प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। और उन्हें भी प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें भी प्रॉपर केयर की नीड होती है। ओके, व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल, जब इसी एनिमल्स की देखभाल को हम ज्यादा लंबे स्केल पर करते हैं, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। उसी ज्यादातर उसी ज्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर करने वाले पालने वाले लोगों को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे आपको एनिमल हस्बेंड्री की भी डेफिनेशन मिल गई। ठीक है, यहाँ पे आपका फिश इज फूड, फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश एक हेल्थ के लिए गुड होती है क्योंकि हम उससे कॉड लिवर ऑयल पाते हैं फिश से ही, और वो विटामिन डी में बहुत ज्यादा रिच होता है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाना चाहूंगा, अगली वीडियो में मिलते हैं हम इसका एक्सरसाइज करवाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस